14 जुलाई 1996 ऊटी में एक महिला टैक्सी के अंदर बैठकर किसी जगह पर जा रही थी। तभी रास्ते के अंदर टैक्सी वाले को उस महिला के ऊपर शक हो गया। वो महिला को लेकर एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और वहां पर जाकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और वहां पर जब उसने चिल्लाना शुरू किया, उसकी आवाज सुनकर जो भी उस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले थे वो सभी के सभी बाहर आ गए। वो बाहर आकर उस आदमी से पूछने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तब उस आदमी ने बताया कि इस महिला के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस महिला के पास 2 बड़े बड़े बैग है और मुझे लगता है कि उन दोनों बैगों में कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब पुलिस वाले उस महिला को उस टैक्सी से नीचे उतारते हैं और उन बैगों को चेक करते हैं। और बैगों को जब खोला गया, उनके अंदर जो कुछ था उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, जिसके तुरंत बाद उस महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा ये महिला इन 2 बैगों के अंदर क्या लेके घूम रही थी, जिसे देखते ही पुलिस वालों ने उठा लिया। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। कहानी की शुरुआत केरल से होती है, जहां पर एक ओमाना नाम की लड़की का जन्म हुआ। और बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में होशियार थी। उसे बचपन से ही ये शौक था कि वो लोगों की मदद करे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस तरह से लोगों की मदद करे, जिसकी वजह से अब वो पढ़ाई में और ज्यादा रुचि लेने लगी। और धीरे धीरे करते करते उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मतलब कि उसने 12th तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जिसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो एक आंखों की डॉक्टर बन चुकी थी। और डॉक्टर बनने के बाद ओमाना ने एक छोटा सा क्लिनिक खोला। अब वो वहां पर लोगों की सेवा करने लगी। जिन भी लोगों की आंखों में प्रॉब्लम हुआ करती वो उसके पास आया करते, वो उन सबको ठीक कर दिया करती। ऐसे करके इसकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी कि तभी कुछ टाइम बाद इसकी एक आदमी से शादी कर दी जाती है। और जिस व्यक्ति से ओमाना की शादी करवाई गई थी उस व्यक्ति का नाम राधा कृष्णन था। अब इन दोनों की शादी होने के बाद ये बड़ी हंसी खुशी रहने लगे थे। और कुछ टाइम बाद इन्होंने 2 बच्चों को भी जन्म दे दिया था और इनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। और ये बड़े मजे से अपने घर के अंदर रह रहे थे। लेकिन हमेशा ये ऐसे चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब जिस घर के अंदर ये दोनों रहा करते वो घर काफी पुराना हो चुका था। अब उसे रिनोवेट करवाने की जरूरत थी। और अब ये दोनों मिलकर एक ऐसे कारीगर को ढूंढ रहे थे जो इनके घर को अच्छी तरीके से रिनोवेट कर सके। और ऐसे ढूंढते ढूंढते इनकी खोज जाकर खत्म हुई मुरलीधरन पर, जो कि करनौल डिस्ट्रिक्ट का था। मुरलीधरन से इन्होंने बात की। अब वो इनके घर के अंदर आकर यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। और जो ये कृष्णन था ये अकेला ही अब काम पर जाया करता, क्योंकि घर पर दोनों बच्चे अकेले हुआ करते तो उनको संभालने के लिए जो ओमाना थी वो घर पर रुक जाया करती। उसे कुछ टाइम मिला करता तब वो अपने क्लिनिक में चली जाया करती, वरना वो सारा दिन घर पर रहा करती, क्योंकि घर पर एक तो बच्चे हैं और साथ में इन्होंने मुरलीधरन कारीगर को भी घर के अंदर लगा रखा था। और अब ओमाना को घर की भी देखभाल करनी थी, जिसकी वजह से अब वो भी घर के अंदर रहने लगी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये काम चल रहा था इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, यानी कि मुरलीधरन और ये ओमाना की नजदीकियां बढ़ने लगी। और देखते ही देखते ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और घर के अंदर ये हमेशा ही साथ में रहा करते। और जब उसका पति आ जाया करता उसके बाद मुरलीधरन अपने घर पर भाग जाया करता। और जल्द ही इनके घर का काम भी अब खत्म होने को आ गया था और काम भी अब खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद मुरलीधरन अपने घर चला गया। लेकिन जब उसका पति यानी कि ओमाना का पति कृष्णन जब भी काम पर जाया करता उसके पीछे से मुरलीधरन उसके घर पर आकर ओमाना के साथ टाइम बिताया करता। और धीरे धीरे ये बात बाहर कॉलोनी वालों को भी पता चल गई कि उसके पति के जाने के बाद इसके घर के अंदर एक शख्स आता है। जिसके बाद उन सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर इसके बारे में कृष्णन से बात की और कृष्णन को ये सारी बातें बता दी। कृष्णन एक समझदार व्यक्ति था, उसने आकर अपनी पत्नी को डांटा नहीं बल्कि उसको प्यार से समझाया कि जो कुछ तुम कर रही हो मुरलीधरन के साथ ये सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुरलीधरन की भी शादी हो चुकी है, वो भी अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकता और तुम भी मुझे और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे दोनों के बीच में है वो तुम बंद कर दो और अपनी जिंदगी अच्छे से चलाओ। लेकिन जो ये ओमाना थी ये कुछ भी समझने वाली नहीं थी, क्योंकि ये प्यार का भूत ऐसा ही होता है।
और ऐसे ही चलते चलते वो मानती नहीं है, जिसकी वजह से अब कृष्णन बहुत ज्यादा मजबूर हो गया उमाना को डिवोर्स देने के लिए। अब उसने कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल कर दिया और जल्द ही उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया और कृष्णन ने बच्चों की कस्टडी भी अपने पास रखी। अब उमाना अकेली रह गई थी। अब उसे ये लग रहा था जो उसे पाना था अब वो पा चुकी है। अब वो मुरलीधरन के साथ आराम से रह सकती है, उसके पास कोई भी रोक टोक नहीं है। और धीरे धीरे उसका क्लिनिक भी चलना बंद हो गया, क्योंकि जिस मोहल्ले के अंदर उसने क्लिनिक खोल रखा था वहां पर सब लोगों को पता चल गया कि इसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है किसी गैर मर्द के चक्कर में। अब उमाना ये सोच रही थी कि वो इस जगह को छोड़ दे। उसने ना सिर्फ अपना इलाका छोड़ा बल्कि उसने देश को छोड़कर मलेशिया जाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ये अपनी पूरी पैकिंग करती है और मलेशिया पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद ये एक होटल के अंदर रुकती है और वहीं पर एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है। लेकिन किस्मत से इसका क्लिनिक भी चल पड़ता है, जिसकी वजह से अब इसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे और साथ में ये मुरलीधरन से फोन पर कांटेक्ट में थी, उससे बात किया करती और मुरलीधरन को जितनी भी जरूरत हुआ करती उतने पैसे मुरलीधरन को भेज दिया करती। अब इन दोनों की ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। और फिर एक दिन मुरलीधरन को उमाना ने फोन किया और उमाना ने फोन कर मुरलीधरन को कहा कि तुम भी मलेशिया आ जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओगे, इसके बाद हम दोनों यहाँ पर शादी कर लेंगे, हम दोनों यहाँ पर नाम बदल कर आएंगे और मुस्लिम फैमिली बनकर यहाँ पर अच्छे से रहेंगे। मुरलीधरन को और क्या चाहिए था, जिसके बाद वो उमाना वापस से इंडिया आती है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर नकली नाम बनवाते हैं, नकली आईडी वगैरह अपनी तैयार करते हैं, जिसके बाद ये दोनों वापस से मलेशिया पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर ये एक होटल के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उमाना इस बात से बेखबर थी कि जो ये मुरलीधरन है वो उसके पैसों के पीछे मलेशिया तक आया है, वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता बल्कि उसके पैसों के चक्कर में वो यहाँ तक पहुंचा है। अब जो मुरलीधरन था वो मलेशिया जाकर भी कोई काम नहीं किया करता, जो पैसा कमा कर लाया करती वो सिर्फ उमाना अपने क्लिनिक से कमाया करती। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि उमाना अकेले ही पैसे कमा रही थी, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो मुरलीधरन था उसने अब उमाना से कह दिया कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं वापस से इंडिया जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपना बैग वगैरह पैक करता है और सीधा इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया आने के बाद मुरलीधरन काफी दिन वहीं पर इधर उधर घूमता है। उसके जो भी काम धंधा था, मतलब कि जो वो कारीगर था जिस चीज का, वो काम उसका ठप हो चुका था, जिसकी वजह से अब उसके पास पैसे नहीं थे और उसने अब उमाना के पास मलेशिया में फोन किया और उससे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो। लेकिन उमाना ने अब उसको पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो उमाना को धमकाना शुरू कर देता है। उसको धमकी देता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं मलेशियन पुलिस को ये बता दूंगा कि तुम वहां पर एक फर्जी आईडी से रह रही हो। ये सुनकर उमाना एकदम से चौंक गई। वो सोच रही थी कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे था। और अब वो इतना ज्यादा सोचने लगी कि जिसके चक्कर में मैंने अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़ दिया वही मुझे धोखा दे रहा है। अब उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान ने घर कर लिया था, जिसको वो अंजाम देने वाली थी। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए उमाना 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 1996 तक की छुट्टी लेकर इंडिया पहुंच जाती है। इंडिया आने के बाद वो सीधी ही अपने भाई के पास पहुंचती है। भाई के पास जाने के बाद वो अपने गहने वगैरह वहां पर रखती है और अपने साथ 2 ट्रॉली बैग लेती है और कुछ बहाने से घर से बाहर निकल जाती है। जो उसके पास ट्रॉली बैग थे उनके अंदर शायद उसके कपड़े वगैरह होंगे। अब वो दोनों बैगों को लेकर ऊटी की तरफ निकल जाती है और ऊटी में पहुंचकर वो एक रेलवे कॉलोनी में विजिट करती है और वहां पर उसे रहने के लिए एक घर मिल गया। और यहाँ पर आने के बाद वो अपने दोनों बैग यहाँ पर रखती है, जिसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। नहा धोकर जब वो वापस आई शाम को वो मार्केट में चली जाती है। रास्ते में उसने बहुत सारे पॉलिथीन के बैग खरीदे, जो बड़े बड़े काले रंग के पॉलिथीन के बैग है वो उसने खरीद लिए थे और साथ में बहुत बड़े बड़े 2 ट्रॉली बैग खरीदे और इसी के साथ उसने बहुत बड़े बड़े चाकू वगैरह भी खरीदे, जिससे कि मांस वगैरह काटा जाता है, यानी कि जो कसाई रखते हैं वो वाले चाकू अब इसने खरीद लिए थे। जिसके बाद ये वहीं के पास के एक रिजॉर्ट में पहुंचती है। उस रिजॉर्ट में जाकर ये सारा का सारा सामान वहां पर रख देती है और ये रिजॉर्ट इसने 3 दिन के लिए बुक किया था। और यहाँ पर जाने के बाद इसने सबसे पहले मुरलीधरन के पास फोन किया और उसके पास फोन करके इसने बताया कि मैं इंडिया आ चुकी हूँ और मैं ऊटी में हूँ, और उसने रेस्टोरेंट का एड्रेस दे दिया और उससे कहा कि तुम किसी को भी ये नहीं बताना कि मैं इंडिया आई हुई हूँ, तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 3 दिन तुम यहाँ पर रुकना, उसके बाद मेरे से पैसे लेना और तुम वापस चले जाना और मैं अपने मलेशिया चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही जो मुरलीधरन था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने अपना बैग
बैग पैक किया और सीधा ही वो ऊटी पहुंच गया। और जिस जगह पर मुरलीधरन को उमाना ने बुलाया था वो उस जगह पर पहुंच गया था, जिसके बाद उमाना उसके पास आती है और उसे लेकर रिजॉर्ट के अंदर चली जाती है। एक दिन वो उस रिजॉर्ट के अंदर रुकते हैं, जिसके बाद सुबह होती है। सुबह होने पर वो मुरलीधरन को लेती है और उस रेलवे कॉलोनी में जो उसने घर लिया था उस घर के अंदर लेकर चली जाती है। वहां पर जाकर वो अपना सामान वगैरह रखते हैं, वहां पर फ्रेश वगैरह होते हैं, जिसके बाद वो घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। और शाम तक घूमने के बाद वो दोनों वापस से उसी रेलवे कॉलोनी वाले घर के अंदर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वो दोबारा से फ्रेश वगैरह होते हैं और वहां पर अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। बात करते करते जो उमाना थी उसने मुरलीधरन से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। मुरलीधरन ने उससे पूछा कि तुम क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तब उसने एक शीशी दिखाई जो कि इंजेक्शन था। उसको दिखाकर उसने बताया कि ये मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाई है जो कि तुम्हारी 4 गुना मर्दाना ताकत बढ़ा देगी। और ये बात सुनते ही मुरलीधरन ने कहा कि वेट किस चीज का है, तुम ये मुझे लगा दो। तभी वो इंजेक्शन के अंदर इस चीज को भरती है और उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। मुरलीधरन के अंदर जब इसे इंजेक्ट कर दिया गया वो मौत की आगोश में सो चुका था, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं बल्कि जहर था, जिसकी वजह से मुरलीधरन मर चुका था। और मुरलीधरन के मरने के बाद उमाना ने सबसे पहले उस गेस्ट रूम के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया, सब जगह पर पर्दे लगा दिए और उसको खींचकर बाथरूम के अंदर लेकर गई। बाथरूम में ले जाने के बाद वो जो चाकू वगैरह लेकर आई थी वो लेकर आती है और उसके सारे शरीर में पंचर कर देती है, जिसकी वजह से उसके शरीर का जितना भी खून होगा वो सब का सब बाहर बह जाएगा और उसको वो बाद में साफ कर देगी। और जब सारा खून बह गया उसके बाद उसने बड़ा चाकू निकाला और उसके जितने भी अंदर के अंग थे, मतलब कि लीवर, किडनी, फेफड़े वगैरह, ये सबको उसने बाहर निकाला और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें फ्लश कर दिया। लेकिन जो बाकी का बड़ा शरीर था उसका भी उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और वो दो ट्रॉली बैग लेकर आई थी, वो पहले तो उनको पॉलीथीन में डाला गया, यानी कि उसके जो टुकड़े थे शरीर के उनको उसने पहले पॉलीथीन के अंदर डाला, उसके बाद उस ट्रॉली बैगों के अंदर उसको भर दिया। अब वो 2 ट्रॉली बैग उनके अंदर मुरलीधरन की लाश थी और उन ट्रॉली बैगों के अंदर मुरलीधरन की लाश भरने के बाद अब वो पूरे उस बाथरूम की क्लीनिंग करने लग जाती है। वहां पर उसने बिल्कुल साफ सफाई कर दी और पूरे रूम के अंदर उसने परफ्यूम छिड़क दिया ताकि कोई भी बदबू बाहर ना जा सके। और इसके बाद 11 जुलाई का दिन आता है। सुबह के टाइम उसे चेकआउट करना था, इसलिए जो वहाँ के मैनेजर थे उसने आकर उमाना से कहा कि अब आपको रूम खाली करना होगा। लेकिन उमाना उससे कहती है कि मुझे 1-2 घंटे का और टाइम दो, जिसके बाद मैनेजर मान जाता है। इसके बाद उमाना ने एक टैक्सी बुक की और उसके अंदर वो सूटकेस भरे और वो उसी रिजॉर्ट के अंदर पहुंच गई जो कि उसने पहले ही बुक कर रखा था। उसके अंदर अपना वो दोनों के दोनों सूटकेस रखती है और वापस से इस रेलवे कॉलोनी वाले घर में आ जाती है। घर में आने के बाद वो दोबारा से घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। वहाँ पर बेडशीट वगैरह जो बिखरी हुई थी उनको सबको एक साथ बिछा देती है। बाथरूम में भी क्लीनिंग करती है और पूरे रूम में परफ्यूम छिड़क कर वो वहाँ से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठकर सीधा ही उस दूसरे रिजॉर्ट में पहुंच जाती है। अब इससे अगले दिन यानी कि 12 जुलाई को उसे वो रिजॉर्ट का रूम भी खाली करना था, जिसकी वजह से वो अपने चारों ट्रॉली बैग बाहर निकालती है और नीचे टैक्सी का वेट करती है। टैक्सी आने के बाद उसके अंदर उन चारों बैगों को रखकर वो वहां से निकल चलती है और रास्ते में एक मंगलम रिजॉर्ट पर रुकती है और वहां पर भी वो उसके जो टुकड़े थे छोटे छोटे उनको फ्लश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्लश नहीं होते, जिसके बाद वो वापस से उन्हें सूटकेस के अंदर भर देती है। और इससे अगले दिन फिर ये किसी और होटल में गई, लेकिन वहां पर भी ये टुकड़े फ्लश नहीं हुए और ऐसे करते ही इसे 2 दिन बीत चुके थे और अब 14 जुलाई का टाइम आ चुका था। लेकिन इसको 15 जुलाई को वापस से मलेशिया जाना था और दूसरी तरफ जो उसके सूटकेस में टुकड़े थे वो भी अब सड़ने लगे थे। अब उनके अंदर से बदबू ना आए इसलिए उमाना उसके ऊपर बार बार परफ्यूम छिड़क रही थी और उमाना यहाँ पर काफी टाइम से रह रही थी, इसलिए उसे पता था कि यहाँ पर एक कुदाई कनाल नाम का सुसाइड पॉइंट है जहाँ से नीचे गिरने पर लाश का अता पता भी नहीं चलता कि वो लाश कहाँ पर चली गई। अब वो सोच रही थी कि वो उन दोनों ट्रॉली बैगों को यहाँ पर खाई के ऊपर से उस खाई के अंदर फेंक देगी। इसके बाद 14 जुलाई को उमाना टैक्सी बुक करके सीधे ही कुदाई कनाल पहुंचती है। वहां पर एक होटल को बुक करती है और उसके अंदर अपना सारा सामान रखती है, लेकिन जो ट्रॉली बैग थे जिनके अंदर लाश थी उनको बाहर निकालकर टैक्सी के अंदर रख लेती है और सीधा ही उस सुसाइड पॉइंट की तरफ जाने लगती है। और जल्द ही ये वहां पर पहुंच भी गई, लेकिन उस खाई के पास बहुत ही ज्यादा भीड़
भीड़ थी क्योंकि टूरिस्ट वगैरह वहां पर उस खाई को देखने के लिए आए हुए थे और जो ओमाना थी इसको लोगों की नजरों से बचकर ये काम को अंजाम देना था, इसलिए ये इस काम को अंजाम नहीं दे पाती और वापस से टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि तुम मुझे वापस से उस होटल के अंदर छोड़ दो। और जैसे ही वो ड्राइवर उसे लेकर वहां से निकलता है और वो 1-2 किलोमीटर ही गए होंगे कि तभी उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वो अब ओमाना से कहने लगा कि आपको मैं दूसरी गाड़ी करवा देता हूं, आप उस गाड़ी में चले जाना क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और काफी टाइम यहाँ पर लग सकता है। ओमाना भी मान जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर ने एक दूसरी कैब बुक कर दी और दूसरी कैब के अंदर अब ओमाना भी बैठ चुकी थी और उसके दोनों ट्रॉली बैग भी उसके अंदर रख दिए गए थे। और जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी उसके अंदर रखे उन ट्रॉली बैगों के अंदर से अब बदबू बाहर की तरफ आने लगी क्योंकि लाश के टुकड़े अब ज्यादा सड़ चुके थे। उन टुकड़ों की गंध अब ड्राइवर की नाकों तक पहुंची जिससे वो बेचैन हो गया और ओमाना से उसने सवाल करने शुरू कर दिए। अब ओमाना उसके सवालों का जवाब देते देते थक चुकी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वो सोचती है कि मैं इसको कुछ पैसे देकर इसको अपने साथ इस प्लान में शामिल कर लेती हूँ। अब उसने सारा कुछ उस ड्राइवर को बता दिया। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उसकी बातों में आ जाता है। अब ओमाना सोच रही थी कि ड्राइवर उसकी बातों में आ चुका है, इसलिए वो आराम से सो जाती है। जिसके बाद ड्राइवर उसे लेकर एक जगह पर पहुंचता है और वहां पर गाड़ी रोककर वो बाहर निकलता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि हत्यारन हत्यारन, गाड़ी के अंदर हत्यारन है। तभी आसपास के जितने भी लोग थे वो उसके पास आ जाते हैं और वो कहीं और नहीं बल्कि वहीं के पास के एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी को ले जाकर उसने खड़ा कर दिया था। पुलिस वाले वहां पर आकर उसको गाड़ी से उतारते हैं और उन ट्रॉली बैगों को भी नीचे उतारते हैं और जैसे ही उन ट्रॉली बैगों को खोलते हैं तभी उनको उसके अंदर से लाश के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले घबरा गए थे। और इसके बाद ओमाना को अरेस्ट कर लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। ओमाना ने सब कुछ बता दिया और मुरलीधरन के परिवार वालों को उसकी लाश को पहचानने के लिए बुलाया। मुरलीधरन की भी अब पहचान हो चुकी थी और इसके बाद ओमाना के ऊपर केस चलता है और 5 साल केस चलने के बाद अदालत में इसने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे माफ कर दिया जाए और अदालत ने उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार भी कर लिया क्योंकि ये एक महिला थी और इसने पहली बार कोई जुर्म किया था, जिसकी वजह से इसे 5 साल बाद इस केस से बरी कर दिया जाता है। और वहां से बरी होने के बाद ओमाना पता नहीं कहां गायब हो गई। पुलिस वालों ने उसे पूरे इंडिया के अंदर ढूंढ लिया लेकिन ओमाना का कोई भी अता पता नहीं चला। कई सालों तक उसको ढूंढते रहे लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद इंडियन पुलिस ने अब मलेशियन पुलिस से कांटेक्ट किया और उनको ओमाना के रियल नेम और नकली नेम और उसके फोटो वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाए और उनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे इंडिया से एक महिला भागी है, अगर आपके पास आए तो आप उसे पकड़ लेना। लेकिन ओमाना का वहां पर भी कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर 21 साल बाद एक खबर आती है कि एक महिला ने मलेशिया की बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है और इसके बारे में पता लगाने के लिए कि ये महिला कौन है उसकी बॉडी को इंडिया लाया गया। वो कोई और नहीं बल्कि ओमाना ही थी, क्योंकि एक तो वो केरल की रहने वाली थी और ओमाना को देखकर पुलिस वाले पहचान तो गए थे लेकिन उसकी बहन को बुलाया गया ताकि उन दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए टेस्ट करने के बाद उन दोनों का डीएनए मैच हो गया, जिससे पता चला कि ये ओमाना ही है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि ओमाना ने खुद ने ही सुसाइड किया था या बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया था। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।